तर आपल्यासोबत आता प्रमुख वक्ते आहेत तुषार गांधी सर. तुषार गांधी सरांचा मी थोडक्यात परिचय करून देतो. खरं तर तुषार गांधी सर एवढे मोठे आहेत की त्यांचा परिचय आपल्या सर्वांना माहितीच आहे. तो करून द्यायची गरज नाही. तरी पण 3-4 ओळी त्यांच्याबद्दल फक्त मी सांगतो ज्या महत्वाच्या आहेत. तर तुषार गांधी सर हे लेखक आहेत, अभ्यासक आहेत, विचारवंत आहेत, सामाजिक कार्यकर्ते पण आहेत. त्यांचं लेट्स किल गांधी पुस्तक आलेलं आहे आणि बऱ्याच आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्थांवर ते प्रतिनिधी पण आहेत. गांधी विचारांना पुढे नेण्यात त्यांचा मोठा हातभार आहे आणि म्हणजे मला स्वतःला तुषार गांधींचं खूप छान मार्गदर्शन लाभलेलं आहे वेळोवेळी. म्हणजे नोईंग गांधी ग्लोबल फ्रेंड्स नावाचा आम्ही जो ग्रुप चालवतो किंवा जी मोहीम चालवतो त्याच्यात सुरुवातीपासून तुषार गांधी सर आमच्या सोबत राहिलेले आहेत आणि आम्हा तरुणांना ते मार्गदर्शन करत असतात, आमच्या सोबत राहत असतात, आमच्यासारखेच सर. आणि तर त्यांच्यासाठी मी सरांचं स्वागत करतो आणि सरांना विनंती करतो की आपण सरदार पटेलांबद्दल थोडीशी भूमिका मांडावी आणि मग 5 मिनिटं भूमिका मांडली की आपण काही प्रश्न त्यांच्याशी घेऊया. तुषार सर, आप अपनी भूमिका रखें. शुक्रिया संकेत, आप सबको जय हिंद लोक चळवळ में के आज के कार्यक्रम में शामिल सब लोगों को अगस्त क्रांति दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। पर वो क्रांति अभी तक खत्म नहीं हुई है, याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे बापू ने आजादी मिलने पर 1947 में कहा था कि स्वतंत्रता मिली है, स्वराज नहीं मिला। 75 साल के बाद भी आज भी हम सिर्फ स्वतंत्र हुए, स्वराज नहीं मिला है। ये हमें याद देना पड़ेगा, इसलिए क्रांति जारी रखनी पड़ेगी। और जैसे उन दिनों 42 में जैसे नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो का, वैसे आज द्वेष, घृणा उन सब से को भारत छोड़ो का नारा हमने देना पड़ेगा और उसके लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम फिर से एक बार विभाजित होने की कगार पर खड़े हैं। परसों की बात देखिए, दिल्ली में जिस तरह से मुसलमान द्वेष के नारे पुरजोर लगाए गए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि जिनको वो नारे लगवाने हैं, जिनको वो द्वेष फैलाना है, उनका राज है। लेकिन उनके साथ साथ हम लोग जो वो घृणास्पद बातें सुनकर चुपचाप बैठे रहते हैं, हमारी खामोशी भी उसमें एक सहायता रूप बन जाती है, एक सहकार रूप बन जाती है। उसमें उनकी मंशा को कामयाब बनाने में हमारी खामोशी और हमारी निष्क्रियता भी मदद रूप बन जाती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसी उदासीनता से बाहर आए और फिर से एक बार, जैसे 42 में आप देखिएगा कि जैसे कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, जो स्वतंत्रता संग्राम की पूरी लीडरशिप थी, उसे तो पहले ही दिन गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया गया था और अंग्रेज को ये लगा था कि लीडर के बगैर ये क्रांति चलेगी नहीं। पर फिर भी उस वक्त के हर हिंदुस्तानी ने उस क्रांति को अपना धर्म और कर्तव्य माना और अपने से बनता उसमें सहभाग लिया और उस क्रांति को आगे बढ़ाया और उसी की ने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया हमें आजादी देने पर। आज घृणा के खिलाफ की क्रांति में भी हमने सर्वसामान्य भारतीयों को, जिनको भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर विश्वास है, जो उसे तंदुरुस्त देखना चाहते हैं, वैसे भारतीयों ने अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर नहीं निभाई तो हम टिक नहीं पाएंगे, इस मुल्क को टिका नहीं पाएंगे। और सरदार साहब की अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में हम बात करना शुरू करें तो वो यही है कि उन्होंने हमें सही मायने में एक राष्ट्र का स्वरूप देने में अपना कार्यकाल संभाला और अपना प्रयास किया और उसी की सफलता, उसी के फल के स्वरूप हम एक राष्ट्र के रूप में उभर के आ पाए। तो वो उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन शुरुआत में आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले बापू और सरदार साहब कैसे मिले
और पहली उनकी मुलाकात क्या थी सरदार साहब के ऊपर, मोहनदास करमचंद गांधी की जो पहली इंप्रेशन थी वो कैसी थी, क्या थी, वो जानना बहुत जरूरी है। और मैं उस वाकये से मेरी बात शुरू करता हूँ, उसके बाद आपके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर मेरी शक्ति के मुताबिक, मेरी समझ के मुताबिक मैं देने की कोशिश करूंगा। एक याद रहे कि ये जो मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा वो सिर्फ मेरी समझ के मुताबिक के होंगे। इसे आप पूर्ण सत्य मत मानिए। पूर्ण सत्य आपको सिर्फ सरदार साहब के चरित्र पे से मिलेगा, उनके बारे में लिखे गए आधारित प्रमाणित किताबों में से मिलेगा, अपनी खुद की जानकारी से मिलेगा। इसलिए अगर सरदार साहब या वैसे कोई भी नेता के बारे में आपको कुतूहल हो, आपको जानकारी प्राप्त करने की ख्वाहिश हो, तो ऐसे व्याख्यानों को उनकी जानकारी के दरवाजे को खोलने के जितना ही उपयोग में लाए। उसके बाद वहां से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश आप सबको करनी है। ये बात जरूर याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। तो मेरी बात पे आता हूं, और कैसे सरदार पटेल, जो तभी वल्लभ भाई पटेल थे, और मोहनदास करमचंद गांधी, जो तभी बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी थे, उनकी मुलाकात पहले कैसे हुई उसके बारे में आपको बताता हूँ। बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेज से विद्यालय से वकालत पढ़ के बैरिस्टर बन के वापस आए थे। उन दिनों चुनिंदा जो बैरिस्टर्स थे, जो विलायत से पढ़ के आए थे और अंग्रेज डिग्री लेकर आए थे, उनमें से चुनिंदा में से कुछ नंबरों पे मोहनदास करमचंद गांधी थे। उन्होंने बंबई में अपनी वकालत शुरू की और बंबई की कोर्ट में वकील के तौर में पैरवी करने का काम प्रारंभ किया। एक उनको मुवक्किल मिला, एक मुस्लिम बेवा थी जिसका के जायदाद के बारे में कुछ केस था। वो लड़ने के लिए वो विलायती बैरिस्टर के पास आई और विलायती बैरिस्टर ने अपना वकालतनामा कोर्ट में पेश किया। तो कोर्ट में काफी उत्सुकता हो गई कि भाई विलायत से आया हुआ बैरिस्टर है, पहली बार कोर्ट में अपीयर करने वाला है। तो जो बार काउंसिल था वो सब बहुत उनको कुतूहल हो गया कि नहीं, हमने देखना चाहिए ये क्या करतब दिखाता है, जरूर कुछ शानदार पैरवी करेगा। तो जिस दिन मोहनदास करमचंद गांधी डेब्यू करने वाले थे कोर्ट में, उस दिन उस कोर्ट का पूरा जो वकीलों का समुदाय था, समूह था, वो उस कोर्ट रूम में जमा हो गया कि भाई देखते हैं ये विलायती वकील के कारनामे। उसी दिन कुछ काम से सरदार पटेल, जो वकील थे, भारतीय शिक्षित वकील थे और गुजरात की कोर्टों में उनकी काफी बोलबाला था, वो अपने केस के काम के लिए बंबई आए हुए थे और कोर्ट में हाजिर थे। तो उनको पता चला कि भाई एक विलायत से आया हुआ बैरिस्टर आज पहली दफा कोर्ट में पेश होने वाला है और अपनी वकालत की कार्यकारी शुरू करने वाला है। तो उन्होंने कहा चलो थोड़ी देर है, मेरे पास फुर्सत है, तो जाके देखते हैं कि ये विलायती वकील क्या कारनामे करता है। तो वो भी जाके कोर्ट में बैठे। अब अगर आपने बापू की आत्मकथा पढ़ी हो तो ये किस्सा बापू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब कोर्ट में उनका केस बुलाया गया और बापू खड़े हुए तो उनको बहुत डर लगने लगा, उनकी जीवा अटक गई, उनके पैर कांपने लगे और माय लॉर्ड भी बोल नहीं पाए, वो अचकचाने लगे। माय लॉर्ड बोलते बोलते उनके पसीने छूट गए और घबराहटने के मारे इतने बेताब हो गए कि कुछ कोशिश करने के बाद पसीना पसीना होते हुए, पैर कांपते हुए, अपने मुवक्किल, अपने कागजात, अपनी किताबें सब छोड़कर वो कोर्ट रूम से डर के मारे भाग खड़े हो गए।
सबके सामने मोहनदास करमचंद गांधी की वकालत की ये बुरी तरह से एक नामोशी हुई, और ये वल्लभ भाई पटेल वकील, उन्होंने ये देखी। उसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी की वकालत का करियर वहीं खत्म हो गया। वो बंबई में अपना दफ्तर बंद करके वापस राजकोट चले गए, और वहां भी कोई मुवक्किल ना मिलने पर उन्होंने पत्र लिखने का काम और पेटिशन लिखने का काम शुरू किया, क्योंकि लिखाई उनकी बहुत खूब थी, उनकी भाषा बहुत खूब थी, कानून का उनको ज्ञान बहुत अच्छा था, बोल नहीं पाते थे। उसके बाद उनको वहाँ एक काम मिल गया दक्षिण अफ्रीका में, शेख अब्दुल्ला के वहाँ जाने के लिए, और शेख अब्दुल्ला ने उनको नौकरी दी 1 साल के लिए। उस 1 साल में उनके साथ क्या क्या हुआ और वहां से उनकी कैसे नेतृत्व की कारकिर्दी शुरू हुई, वो सारा आत्मकथा में लिखा हुआ। 1915 में अफ्रीका छोड़कर मोहनदास करमचंद गांधी एक जन नायक के रूप में भारत वापस लौटे, और उनका बहुत सत्कार किया गया, क्योंकि वो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजों को परदेश में शिकस्त दी थी। तो दक्षिण अफ्रीका का नायक, दक्षिण अफ्रीका का विजेता के रूप में उनके सत्कार होने लगे। और उसी दरमियान वापस आने के बाद जब वो घूमते फिरते राजकोट वापस पहुंचे, तो रास्ते में अहमदाबाद के नागरिकों ने उनका सम्मान करने का फैसला किया, और अहमदाबाद के स्पोर्ट्स क्लब में एक जलसा रखा गया जिसमें बापू का सत्कार करने वाले थे और बापू प्रवचन भी करने वाले थे। वकील वल्लभ भाई पटेल हमेशा स्पोर्ट्स क्लब में जाया करते थे, उनको ब्रिज खेलने का बहुत शौक था, तो ताश खेलने के लिए वो स्पोर्ट्स क्लब में जाया करते थे। उस दिन भी वो स्पोर्ट्स क्लब में मौजूद थे, और उन्होंने चहल पहल देखी कि सारे जो मेंबरान हैं वो सब जमा हो रहे हैं बैंक्वेट हॉल में, कुछ कार्यक्रम होने जा रहा है। तब उन्होंने नोटिस बोर्ड पे देखा कि भाई मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका का हीरो आ रहा है और उनका सत्कार करने वाले हैं, और वो प्रवचन भी देने वाले हैं। वो पढ़ने पर सरदार साहब को वो कोर्ट वाला किस्सा याद आया कि उस दिन तो कोर्ट में से ये पलायन कर गए थे, बोल नहीं पाए थे, एक शब्द भी नहीं उच्चार पाए थे, और पलायन कर गए थे। चलो जाके मैं देखता हूँ कि भाई आज पहले शब्द के आगे भी कुछ बोल पाते हैं कि आज भी स्टेज छोड़ के पलायन कर जाएंगे ये शख्स। और ऐसी सोच से वल्लभ भाई पटेल उस कार्यक्रम में शामिल हुए, और वहां जैसे बापू का दक्षिण अफ्रीका में पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे परिवर्तन हुआ था, उसी तरह वकील वल्लभ भाई पटेल का परिवर्तन उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद, उस कार्यक्रम में दक्षिण अफ्रीका के नायक मोहनदास करमचंद गांधी का प्रवचन सुनने के बाद परिवर्तन हुआ। उसके बाद वो पब्लिक लाइफ में आए, स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने की उन्होंने ठानी, कांग्रेस में वो जुड़े। उसके बाद उन्होंने गुजरात में किसानों का नेतृत्व किया, और खेड़ा सत्याग्रह जो किसानों के लिए लड़ा गया था, उसमें नेतृत्व करके बापू को चंपारण से बुलाया कि मेरे साथ किसानों के अधिकार के लिए लड़ने के लिए आप आए। और खेड़ा में वल्लभ भाई पटेल की कार्यकर्दी देखकर बापू ने उनको सरदार का बिरुद दिया कि खेड़ा के सरदार हैं ये, उन्हीं के कारण खेड़ा के किसानों के अधिकारों की लड़ाई हम यशस्वी जीत पाए हैं। और वहां से वल्लभ भाई पटेल सरदार कहलाए, और वहां से उनका रिश्ता चलकर आजादी तक और आजादी के बाद तक चलता रहा। तो ये जो है वो समझना बहुत जरूरी है कि रिश्ते कैसे बने और नेतृत्व कैसे दिया गया, लिया गया,
निभाया गया। आज तो नेतृत्व के नाम पर सौदेबाजी, मेरे साथ चलो, मुझे साथ लेकर चलो, वरना दूसरों का साथ मेरे लिए है ही, दूसरे दरवाजे मेरे लिए खुले ही है। वो नेतृत्व नहीं होता, वो सौदागरी होती। ये फर्क जो तब के भारत में और आज के भारत में आ गया है, ये हमने समझना बहुत जरूरी है, और ये समझने के लिए इन चरित्रों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अब आपके सवाल सुनते हैं और मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। संकेत। संकेत सर। संकेत म्यूट निकालना होगा आपने। संकेत। सर तुम्ही डबल मोबाईल वरून जॉईन झाला ते राहुल सर संकेत सर, तुम्ही डबल मोबाईल वरून जॉईन झाला ते एक मोबाईल वरून लिव्ह व्हा लगेच। उसका म्यूट निकालना पड़ेगा। हाँ सर, एक्सेस दिए मैंने आपको, अभी कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू सर, सॉरी नो प्रॉब्लम। मैं मोबाइल से भी ज्वाइन हो गया था, तो मोबाइल से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। यस, तो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि बापू और सरदार का परिचय कैसे हुआ और वो कैसे आंदोलन में आए। लेकिन सर मतलब मैंने सरदार पटेल की आज सुबह आपका इंटरव्यू लेने के पहले कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी। तो उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसे लिखा मतलब लिखा था कि पहला परिचय उनका 1915 में हुआ, वो जब इसमें गुजरात में भाषण देने आए थे गांधी जी। और लेकिन उसके ये प्रीवियस जो बात है, हाँ, वो बहुत कम जानकारी में है, क्योंकि उसके बारे में लिखा नहीं गया है। हाँ, वो बहुत नई बात। वो भाषण हाँ, में जाने का मकसद, क्योंकि उसके पहले सरदार साहब को ये नेतृत्व वाली बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बहुत कामयाब वकील थे और अपनी वकालत करते थे। तो उस कार्यक्रम में जाने का सिर्फ यही कारण था कि उनको वो याद थी कि वो पिछली बार क्या हुआ था, और इसीलिए वो गए। और उस किस्से के बारे में जहाँ पे पढ़ा या इंटरव्यू देखे कुछ सरदार पटेल के बारे में लोगों के, तो उसमें उन्होंने कहा कि 1915 में जब सरदार पटेल मिले थे, मतलब गांधी जी को जब पहली बार उन्होंने दूसरी बार देखा, तो तभी भी उनको वो ताश खेल रहे थे तभी उस स्टेडियम में, और उन्होंने तभी भी गांधी जी को स्वीकार नहीं किया। स्वीकार कब किया उन्होंने बताया, तो जब वहां पे गांधी जी कुछ आपत्ति आई थी उस राज्य में, वहां पे गए, तब उनको पता चला कि गांधी जी एक अच्छे नेता है और हमें उनके साथ जाना चाहिए। ऐसे चंपारण का सत्याग्रह जब बापू लड़ रहे थे, तभी गुजरात में जो खेड़ा के किसान थे, उनके ऊपर जिस आतताई तरीके से अंग्रेज पेश आ रहे थे और उनका शोषण कर रहे थे, उसकी शिकायतें सरदार साहब के पास आने लगी, और सरदार साहब को लगा कि इनका नेतृत्व करना चाहिए, इनकी जंग लड़नी चाहिए, और इसलिए उन्होंने वो शुरुआत की, और वहां उन्होंने बापू को चंपारण से बुलाया। इसलिए चंपारण से बापू निकलकर खेड़ा आए थे, और खेड़ा में सरदार साहब और बापू ने मिलकर वो चुनौती लड़ी थी। और उसी वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दोनों साथ में खेड़ा में ब्रिटिश सैन्य में भर्ती के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम भी कर रहे थे। एक हाथ पर वो अंग्रेजों के खिलाफ किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, दूसरे हाथ उन्हीं किसानों के बीच जाकर उनको ये भी कह रहे थे कि भाई अभी अंग्रेज सरकार के ऊपर विपदा है, उसको मदद की जरूरत है, हमने सहकार करना चाहिए, उनकी फौज में भर्ती होना चाहिए। ये दोनों काम वो लोग एक ही साथ कर रहे थे। यस सर। और सरदार पटेल की एक और घटना सुनी थी कि वो कोई केस लड़ रहे थे, तभी उनके पत्नी का देहांत हो गया, फिर भी वो थोड़ा सा बताएंगे सर? वो सरदार साहब की जो जीवनी है उसमें वो बहुत खूब दर्शाया गया है कि उनका एक बहुत महत्वपूर्ण केस था
जिसका फाइनल हियरिंग कोर्ट में चल रहा था, और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर उनके मुवक्किल का नसीब आधारित था कि वो केस जीत पाता है कि या नहीं। और तभी सरदार साहब को ये खबर आई कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, और सरदार साहब अपनी पेशकश की शुरुआत में ही थे। तो उनको कहा गया कि भाई आप चले जाइए, आपका असिस्टेंट है उसको सौंप दीजिए, वो ये आगे चला लेगा। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ये केस एकदम एक क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर है, और अगर मैं ये इसको छोड़ के अभी चला जाऊंगा तो ये केस कमजोर पड़ जाएगा और शायद मेरा मुवक्किल हार जाएगा। तो मैं उसके साथ ये बेवफाई नहीं कर सकता। मेरी पत्नी गुजर गई है, वो वापस नहीं आने वाली, पर मेरे मुवक्किल का केस अगर हार जाएगा तो उसकी तकदीर बिगड़ जाएगी और उसका अधिकार जो है वो उससे छीन जाएगा। इसलिए सरदार साहब ने अपनी आर्ग्यूमेंट कंप्लीट की उस दिन कोर्ट में, और पूरा आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट करके केस को कंक्लूड करने के बाद ही वो अपने घर गए, और फिर उन्होंने अपनी पत्नी की अंतिम क्रिया की। वो उनका कमिटमेंट था, वो उनकी मोरालिटी थी, वो उनके एथिक्स थे। उस जमाने में ये बहुत सामान्य तरीका था लोगों का, क्योंकि तभी के जमाने में सर्विस का महत्व सबसे ऊपर लोगों को था, एथिक्स का महत्व सबसे ऊपर था। अपनी सेल्फिशनेस की बात वो लोग नहीं करते थे, अपनी पर्सनल चीजों की बात वो लोग अपने प्रोफेशनल करियर पे भी नहीं आने देते थे। यस सर, थैंक यू सर। आज वो हमें असामान्य लगती है, क्योंकि हम पहले अपने आप के बारे में सोचते हैं, उसके बाद अपने परिवार की सोचते हैं, उसके बाद बाकी सबकी सोचते हैं। पर उस जमाने में वैसा नहीं था। उस जमाने की प्रायोरिटीज पहले अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो होती थी। यस सर। एक और चीज मतलब ये है कि सरदार पटेल भी विलायती कपड़े पहनते थे, बहुत अच्छे शान शौकत से रहते थे, क्लब भी खेलते थे। तो वो क्या है, मतलब हर टाइम हमें बताया जाता है कि नेहरू ऐसा करते थे, नेहरू के कपड़े पेरिस धोने जाते थे। लेकिन ये पटेल के बारे में भी था क्या? देखिए, सरदार साहब जैसे मैंने कहा वो बहुत कामयाब वकील थे। अंग्रेज के कोर्ट में वकालत करते थे, तो उनको अंग्रेज की कोर्ट के तौर तरीकों के मुताबिक ही जीना पड़ता था। सरदार साहब की ये भी महत्वाकांक्षा थी कि उनको विलायत पढ़ने जाना था, पर उनके परिवार की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी। उनके पिताजी एक सिर्फ किसान थे, और 2 बेटों में से सिर्फ एक बेटे को विलायत पढ़ने भेज सकते थे। इसलिए विट्ठल भाई पटेल जो बड़े बेटे थे उनको या वल्लभ भाई, 2 में से एक को भेजना था। और वल्लभ भाई ने ये कहा कि मैं तो यहाँ पढ़ के भी, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं तो यहाँ पढ़ के भी कामयाब वकील हो जाऊंगा, पर बड़े भाई को आपका विलायत भेजिए, ताकि एक बेटा विलायत से पढ़ा हुआ हो, एक बेटा यहीं का पढ़ा हुआ हो। इसलिए वल्लभ भाई ने यहाँ पढ़ाई की। लेकिन जब वो वकील थे तो बहुत कामयाब वकील थे, और उस जमाने के जो कामयाब वकील थे वो अंग्रेजी तरीके से जीते थे, क्योंकि उनको अंग्रेजों की कोर्ट में अंग्रेजों के रवैये के मुताबिक पेश आना होता था। तो उनको वो सब आदतें थी, उनको शौक भी था, ब्रिज खेलने का शौक था। ब्रिज उस जमाने के जो इंग्लिश एलीट हुआ करते थे, जिनको ब्राउन साहिब्स बोला करते थे, उनका गेम होता था, कि वो अंग्रेजों के पास से सीखे थे, और अंग्रेजों के साथ बराबरी करने के लिए वो खेल की में अपनी प्रवीणता और निपुणता भी दिखाते थे। तो वो स्वाभाविक था, और सरदार पटेल ने भी वो किया। पर जब उन्होंने छोड़ा, जब उन्होंने वकालत छोड़ी, जब उन्होंने नेतृत्व का किरदार निभाया, तो फिर वो किसानों के नेता बन के रहे। वो किसानों की के नेतृत्व के टाइम पर सूट बूट पहन के नहीं जाते थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जब उन्होंने नेतृत्व का चोला पहना और जन सेवा और देश सेवा में कूदे, तो उनके सारे मौज शौक उन्होंने अलग करके रख दिए, और उसी पोशाक में गांधी ने कहा था वैसा ही पोशाक पहन के लोगों के बीच में उतर के काम करने लगे। मैं संकेत, ये बातें कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस जमाने में ये सारी चीजें स्वाभाविक होती। अब दंभ किया जाता है। 10 लाख की
का कपड़ा पहन के सादगी की बातें की जाती है। ये सारे दंभ अब आज आ गए, पर उस जमाने में प्रामाणिकता अपने हर आचरण में ओतप्रोत होती थी और उसका दर्शन सबको बिना किए हुए दिखाई देता। ये फर्क था। तो सरदार पटेल ने भी वही किया। जब वकील थे तो वकील की तरह शान शौकत से रहे, जब नेता बने तो नेता की सादगी में ही अपना जीवन गुजारा। थैंक यू तुषार सर। ये आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि मतलब हाँ, वो सादगी बहुत आवश्यक है। और आप मतलब 10 लाख का सूट पहने लोगों को स्वदेशी पहनो कहेंगे तो लोग नहीं सुन सकते। आपको खुद में भी वो आचरण में आना चाहिए, जैसे गांधी ने कहा था, बी द चेंज। तो उससे रिलेटेड आगे का क्वेश्चन था सर मेरा कि पटेल और नेहरू, इनके बारे में ये फैलाया जाता है कि महात्मा गांधी ने पटेल को बाजू में कर गांधी को, नेहरू को ये कर दिया, पीएम बना दिया। और ऐसे भी कहा जाता है कि जिन्ना और नेहरू गांधी जी के पास आए, वो बोले हमें प्रधानमंत्री करो, तो गांधी जी ने बंटवारा कर दिया और दोनों को पीएम बना दिया। वो तो मतलब गलत बात है, लेकिन मतलब मेरी जो पीढ़ी है हमारे तक यही पहुंचता है और लोग हमारे पीढ़ी के पढ़ते भी नहीं है इतना, तो इसलिए आप उस पर प्रकाश डालें। इसीलिए मैंने मेरे इस कार्यक्रम के शुरुआत में ही सबको ये बताया कि मुझ पे भी विश्वास मत करिएगा। जो आपके सवाल है उनके जवाब खुद प्राप्त करने के लिए देखिए, पर जब जवाब प्राप्त करने जाए तो जिन सोर्स से वो जवाब प्राप्त कर रहे हैं उनकी प्रामाणिकता के ऊपर पहले विश्वास बने, उसके बाद उन जवाबों को मानने चाहिए। देखिए, ये जो कहने वाले लोग हैं कि भाई जिन्ना और नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनना था, बापू ने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं दोनों को प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा, और उन्होंने बंटवारा कर दिया, दोनों के लिए रियासतें बना दी, दोनों को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अगर बापू में वैसी चमत्कारी शक्ति होती तो बापू बंटवारा ही नहीं होने देते। जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी इस देश को एकता की डोर में बांध रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, अपने मौत को भी गले लगाया, वो आदमी कैसे उस मुल्क के टुकड़े करके रोटी की तरह दो बंदरों को खिलाता कि भाई एक टुकड़ा तेरा एक टुकड़ा इसका। ये सोचिएगा। ये प्रचार कौन कर रहा है वो भी सोचिएगा। जिन्होंने ना कभी आजादी के लिए कोई प्रयास किया, आजादी के जंग को खारिज करने के लिए उन्होंने सब प्रयास किए अंग्रेजों के साथ मिलकर, पर आजादी के लिए कभी कोई प्रयास इन्होंने नहीं किया था, ना उनके नेताओं ने, ना उनके कार्यकर्ताओं ने। जिन्होंने आज 75 साल से विभाजन की हमको दुहाइयां देते रहते हैं और अखंड भारत वापस बनाने की बातें करते रहते हैं, उन्होंने, आप देखिए, जिस दिन विभाजन की बात शुरू हुई उस दिन से जिस दिन विभाजन हुआ तब तक क्या एक भी आंदोलन किया था उस विभाजन के खिलाफ? क्या कहीं पर भी उन्होंने शिकायत की थी कि नहीं हम ये नहीं होने देंगे? जब उनको ये पता भी चला कि गांधी विभाजन नहीं होने देना चाह रहा है पर वो अकेला पड़ गया है, तो क्या वो गांधी के पास गए कि हम हिंसा से लड़ेंगे लेकिन तुम्हारे मकसद के लिए लड़ने तैयार है, चलो हम साथ मिलकर लड़े? क्या ये भी बात उन्होंने कभी गांधी को बताई? क्या उन्होंने कभी एक पत्र लिख के भी या एक निवेदन लिख के भी ये कहा कि हम विभाजन के खिलाफ है और हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन विभाजन नहीं होने देंगे? बापू ने तो ये बात भी कही थी कि विभाजन मेरे शरीर के बंटवारे के ऊपर ही होने दूंगा, नहीं तो नहीं होने दूंगा। और जो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने वो नहीं किया, वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने आखिर में पश्चाताप के रूप में अपनी जान गंवाई थी। उनको हमेशा ये खटकता रहा कि मैं विभाजन नहीं रोक पाया, पर वो असमर्थ हो गए थे क्योंकि तब उनके साथ उस विभाजन को नकारने के लिए कोई भी खड़ा नहीं था। तो ये बात आप समझिए कि ये प्रचार कौन कर रहा है। जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनना था, उसको अपनी रियासत चाहिए थी। कांग्रेस के नेताओं को स्वराज चाहिए था, उनको भी अपनी सत्ता चाहिए थी। और इसलिए
स्वतंत्रता किसी भी कीमत पे प्राप्त करने के लिए वो दोनों लाचार बन गए थे और उस लाचारी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और अंग्रेजों को मुस्लिम लीग को बख्शीश प्रदान करना था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में हिंदू महासभा और आरएसएस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, उनके लड़ाई के में उनका हाथ बटोरा था। उन्होंने अंग्रेजों के लिए रिक्रूटमेंट भी किया था। जब कांग्रेस ने बहिष्कार किया और बहिष्कार का कॉल किया, तब ये तीनों संगठनों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर उनके युद्ध में हम मदद करेंगे ये वचन दिया और कार्यरत भी रहे। तो उनको उसका बख्शीश देना भी था अंग्रेजों को, और वो जानते थे कि विभाजन करके वो सिर्फ मुस्लिम लीग को बख्शीश नहीं दे रहे थे, इनाम नहीं दे रहे थे, पर ये जो हिंदू संगठन थे उनको भी इनाम के स्वरूप में वरदान दे रहे थे कि वो अपनी देश की राजनीति में कामयाब हो पाए। और आप देखिए 75 साल में वो कितने कामयाब हो गए। वो सब अंग्रेजों की देन है। आज अगर उनकी सत्ता है तो 75 साल पहले अंग्रेजों के वरदान से ही आज उनको सत्ता में बैठने का अवसर मिला है, ये याद रखिएगा। आज भी सत्ता में अंग्रेज का पिट्ठू भी बैठा हुआ, ये भूलिएगा मत आप। तो ये सारी बातें, ये हम भेड़ बकरियां नहीं है कि हम ऐसी बातें समझ ले, सुन ले, मान ले। इनके सत्य को पहचानने की, ये बात करने की जरूरत क्यों है, उस तथ्य को समझने की हमने कोशिश करनी ही चाहिए। ये हमारा फर्ज है। जो नहीं करते उनका ये दुर्भाग्य है कि वो इंसान मिट के भेड़ बकरियां बन जाएंगे। फिर अगर चारा चरने ले जाएगा ग्वाला तो चारा चरेंगे, और कत्ल खाने ले जाएंगे तो बिरयानी बन जाएगी। आपको तय करना है कि आप भेड़ बकरियां हैं या इंसान। थैंक यू सर। सर और एक सवाल इस बारे में आ रहा था कि नेहरू, मतलब गांधी जी ने नेहरू को ही क्यों चुना, पटेल को क्यों नहीं चुना? मतलब पटेल भी कैपेबल थे, पटेल भी। देखिए संकेत, इसका जवाब मैं देता हूं कि एक तो बापू ने पंडित जी को क्यों चुना, तो बापू ने पंडित जी को प्रधानमंत्री के लिए नहीं चुना था। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस की कार्यकारिणी में चुनाव हुआ प्रधानमंत्री के लिए और सरदार पटेल को बहुमत मिलने के बावजूद बापू ने वो ओवरराइड करके कहा कि नहीं जवाहर ही प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस में एक पूरा तबका था और काफी लोग, काफी नेता थे, बड़े पैमाने पर नेता थे, जिनको ये लगता था कि सरदार साहब अब बुजुर्ग हो गए हैं, उनका नेतृत्व लंबा चलेगा नहीं, इसलिए उनको ये लगता था कि उनको सम्मान के स्वरूप में कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए। और इसलिए जब कार्यकर्ताओं ने चुना, ये किया, वोट डाला कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए, तो बहुमत में सरदार पटेल को बहुमत मिला था उसमें। पर कांग्रेस की ये प्रथा थी कि उसके बाद कार्यकारिणी तय करती थी, और कार्यकारिणी तय करती थी कि अध्यक्ष कौन बने। तो कार्यकारिणी ने आके बापू को कहा कि देखिए कार्यकर्ताओं का ये रुझान है कि वो सरदार साहब को अध्यक्ष बनाए। तब बापू ने, अब और दूसरी बात आपने ये याद रखनी बहुत जरूरी है कि सन 40 के बाद अगर आप बापू और सरदार पटेल के पत्र में आप व्यवहार पढ़े तो आप देखेंगे कि हर पत्र में बापू ने सरदार पटेल की अपनी सेहत के बारे में, निष्काळजी पने के बारे में उनको टोका है। उनको ये कहा है कि आप अपनी सेहत संभाल नहीं रहे हैं, मुझे मालूम है कि आपकी सेहत बिगड़ती जा रही है दिन ब दिन, पर आप निष्काळजी हो रहे हैं, ये मत करिए, आपको अपनी सेहत संभालनी है क्योंकि आपके नेतृत्व की जरूरत भारत को बहुत है।
और आपको सेहतमंद रहना पड़ेगा, ये याद रखें। ये हर पत्र में अगर आप देखेंगे, बापू और सरदार साहब का पत्र व्यवहार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, हर पत्र में ये बात का जिक्र किया गया है। मैं अभी पिछले 2 दिन पहले ही कलेक्टेड वर्क्स में देख रहा था कि अगस्त 1947 के महीने में बापू क्या कर रहे थे। उसमें 2 पत्र जो बहुत प्रमुख तरीके से महत्वपूर्ण थे, वो मेरे हाथ में आए, जिसमें सरदार पटेल जो अब स्वतंत्र भारत का कारोबार अपने हाथों में लेने के लिए सशस्त्र हो रहे थे, उनको बापू ने ये लिखे पत्र थे। उनमें भी उन्होंने सबसे पहले ये लिखा था कि सरदार साहब आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आपकी सेहत बुरी है, इसके बारे में मुझे जानकारी है और इसकी मुझे बहुत चिंता है, आप संभालिएगा। तो जब ये बात आई कि कांग्रेस अध्यक्ष सरदार साहब को बनाया जाए, तो बापू जानते थे कि वो एक बहुत कठिन काल आ रहा था, जब आजादी का नेगोशिएशन करना था, बंटवारे का, आजादी का, सारी चीजों के नेगोशिएशन करने थे अंग्रेज सरकारों के साथ। और उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष को ही प्राथमिकता दी जाएगी। और बापू को ये चिंता थी कि सरदार साहब की सेहत उसमें और बिगड़ती जाएगी अगर ये जिम्मेदारी उनके सर डाली जाए। दूसरी बात, बापू ये भी समझते थे कि अब कांग्रेस को और हिंदुस्तान को एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो स्थिर हो, लंबे समय तक देता रहे, वो नेतृत्व निभाता रहे, जिम्मेदारी निभा सके, वैसा कोई काबिल इंसान चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू में वो सारे गुण थे, वो सारी जो जरूरतें थी उनमें थी। वो वैसे देखा जाए तो युवा थे, सेहत से एकदम फिट थे, ताकतवर थे, ट्रूली सेक्युलर थे। ये सारी बातें बापू के जहन में थी। और बापू ने तब कांग्रेस की कार्यकारिणी को कहा कि मैं जानता हूं कि सरदार साहब को ये सम्मान मिलना चाहिए, उनके जीवन के कार्यकाल के लिए ये बहुत जरूरी है, पर मैं ये जानता भी हूं कि सरदार साहब को सम्मानों की कोई प्रेम नहीं है, वो कार्यरत नेता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि वो मेरा ये फैसला मानेंगे। और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष जवाहर को बनाया जाए। अगर तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो बापू का फैसला शायद कठिन हो जाता, क्योंकि तब दोनों बराबर के नेता बापू को मिलते। अब ये हुआ कि जब कांग्रेस अध्यक्ष जो था, अब आजादी के बाद ये याद रहे कि हमें इंटरिम गवर्नमेंट दी गई थी, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस हुआ था, क्योंकि जब तक हमारा एक बंधारण नहीं बनता था, हमारा संविधान नहीं बनता था, तो हम एक रिपब्लिक नहीं बन सकते थे। हमको ये तय करना था कि हम अंग्रेज की जो रानी थी उसके नेतृत्व में ही एक डोमिनियन बन के रहेंगे, या हम एक सार्वभौम स्वाधीन राष्ट्र बन के उभरेंगे। तो जब स्वतंत्रता मिली तो अंग्रेज ने सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर किया, और अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी नेतृत्व को ये कहा कि आप अपना फैसला खुद करिए, आप क्या बनने वाले हैं, अपना संविधान लिखिए, उसके बाद आप अपनी सरकार बनाकर अपना राज्य चलाइए। अभी तो हम एक सरकार नियुक्त करके जा रहे हैं। और इसलिए ये तय था कि जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के नेताओं की सरकार बनी, उसी तरह हिंदुस्तान में कांग्रेस के जो नेता थे उनकी सरकार बनी, और कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो प्रधानमंत्री था। पर जब बापू ने पंडित जी को सरदार साहब के ऊपरी होकर चुना था कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए, तब प्रधानमंत्री की कोई बात ही नहीं थी। इसलिए हुआ कि वो अध्यक्ष थे जब हमें स्वतंत्रता मिली, और ऑटोमेटिकली ट्रांसफर ऑफ पावर कांग्रेस के अध्यक्ष के हाथों में सौंपा गया। इसलिए जवाहरलाल नेहरू
प्रधानमंत्री बने। अगर उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम में कोई दूसरा पक्ष कांग्रेस जितना प्रभावी और प्रमुख होता तो शायद उसके अध्यक्ष को प्रधानमंत्री पद मिलता। तो ये सत्य समझना बहुत जरूरी है। पर इसको तोड़ मरोड़ की इस तरह से पेश करना कि देखो गांधी ने पक्षपात किया और इसलिए हमें नेहरू का नेतृत्व लेना पड़ा और हमें सरदार से नुकसान का नेतृत्व घुमा के नुकसान भुगतना पड़ा, ये बहुत आसान है। एक बात याद रहे कि जो लोग इतिहास रच नहीं सकते वो बने हुए इतिहास को प्रदूषित करके, उसको दूषित करके, बिगाड़ कर पेश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा सच्चे इतिहास से डर लगता है, क्योंकि वो सच्चा इतिहास ही उनका पर्दाफाश करता है। और इसीलिए ये जो सारी संगठनाएं हैं जो कभी इतिहास बना नहीं सकी थी, वो अब बने बनाए इतिहास को भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। ये बात भी याद रखना बहुत जरूरी है। सर उसी रिलेटेड क्वेश्चन था। मतलब आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। अगर सरदार पटेल मतलब गांधी जी ने सही चुना, अगर बन भी जाते तो 2 साल में सरदार पटेल की मृत्यु हो गई थी लगता है, बराबर सर? देखिए 1948 की फरवरी में, यानी आजादी के करीबन 7 महीने के बाद सरदार साहब को पहला हार्ट अटैक आया था। उसके बाद वो बेड रिडन ही रहे थे, क्योंकि उसके बाद लगातार उनको 2 हार्ट अटैक्स आए और उनकी सेहत बिगड़ती ही चली गई और आजादी के 2 साल के अंदर अंदर उनकी मृत्यु हो गई। पर ये बात याद रखना है कि जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो कार्यरत रहे और उन्होंने बखूबी इस देश की सेवा की, और वो इसीलिए कर पाए कि वो सही मायने में लौह पुरुष थे। ये बात कभी हम भुला नहीं सकते। जो 2 साल भी आजाद भारत को उनका नेतृत्व मिला, वो बहुत हमारे लिए बहुत प्रेशियस समय था, पर वो बहुत छोटा वक्त था। लंबे समय तक इन्फ्लुएंस करने के लिए वो बहुत छोटा वक्त था, पर एक्सप्लॉइट करने के लिए वो पर्याप्त वक्त था। कि वो बातें बता कर ये कह रहे, देखा सरदार होते तो ऐसा होता, सरदार होते तो वैसा होता। सरदार नहीं थे, ये वास्तविकता। और सरदार पटेल का जब मृत्यु हुआ था तभी नेहरू वहां पे गए नहीं, ऐसा भी फैलाया जाता है। अपने खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, तो वो भी गलत बात है ना सर? मतलब सही। देखिए, झूठ बोलने वालों को एक झूठ को निभाने के लिए लाखों झूठ बार बार बताने पड़ते हैं। सत्य की शक्ति ये है कि उसको कभी बदलना नहीं पड़ता, और सत्य को टिकाने के लिए कोई नया सत्य का स्वरूप भी नहीं बनाना पड़ता। लेकिन ये झूठे मक्कार लोगों को अपने जीवन के हर एक क्षण में एक नया झूठ पैदा करना पड़ता है, क्योंकि उसके पहले का जो उनका बताया हुआ झूठ होता है उसको टिकाए रखना होता है। इसलिए ये मनगढ़ंत बातें लाते ही रहेंगे। आखिर में तो वो ये भी कहेंगे कि नेहरू परिवार तो मुसलमान था, नहर पे रहते थे इसलिए उनको मिला, वरना वो तो सब खान थे, ये थे वो थे। ये झूठ पे झूठ का जो सिलसिला है वो जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक सच्चाई का सामर्थ्य हम पहचान नहीं पाएंगे। ये याद रहे। संकेत आपको सर, संकेत सरांचा नेटवर्क तोपर्यंत आपले जे पगडाल सर आहेत, पगडाल सरांना मी घेतो. पगडाल सर बोला. तुषार जी, हाँ जी, सवाल पूछना चाहते हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है? अभी आया, पर वो थोड़ा हल्का होते जाता है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, ये जो नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है। पगडाल सर, आवाज क्लिअर नाही येते तुमचा. सर लोहिया ने, हाँ, राम मनोहर लोहिया जी ने ये जो बंटवारा हुआ, ये बंटवारे के बारे में हाँ, तो
ब्लेम किया, वो ब्लेम नेहरू और पटेल के इस पर किया था। बिल्कुल। इसलिए वो दोनों ही गुनहगार नहीं थे, मगर लोहिया की पिता भी है पार्टी के गुनहगार। तो बिल्कुल। मुझे ये जान लेना जरूरी है कि मैं लोहिया के मत से सहमत नहीं हूँ, फिर भी लोहिया ने जो ब्लेम लगाया उसमें पटेल कितने गिल्टी थे। देखिए, ये याद रहे कि सरदार साहब और पंडित नेहरू जब पार्टीशन के नेगोशिएशंस में बैठे अंग्रेजों और मुस्लिम लीग के साथ बात करने, तो दोनों के मकसद अलग थे, पर मोटिव अलग थे, पर मकसद एक था। क्योंकि दोनों को सत्ता चाहिए थी, जिन्ना को अपनी सत्ता चाहिए थी और कांग्रेस को अपनी सत्ता चाहिए थी, और वो जानते थे कि यही मौका है जब हम सत्ता प्राप्त कर सकेंगे। लोहिया जी तभी बापू के बहुत करीब थे और बापू के साथ रहते थे, और तब जो सोशलिस्ट ब्लॉक था वो कांग्रेस के अंदर ही था। वो विरोधी थे कांग्रेस के नेतृत्व के, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही एक भाग बन के वो लोग रह रहे थे। जो यंग टर्क्स थे, सोशलिस्ट यंग टर्क्स, वो सारे के सारे थे। और लोहिया जी बापू के साथ जब कांग्रेस कार्यकारिणी में सारी मसलतें चल रही थी विभाजन के बारे में, जिन्ना की शर्तों के बारे में, अंग्रेजों के प्रस्तावों के बारे में, ये सारी बातों के विटनेस लोहिया जी थे। और जिस दिन कांग्रेस कार्यकारिणी की वो महत्वपूर्ण बैठक जो पार्टीशन प्रस्ताव को पारित करने का प्रस्ताव लेके आ रही थी, उस मीटिंग में से जब बापू ने ये कहा कि अब मेरी जरूरत किसी को लगती नहीं है, तो मैं बैठ के क्या करूं, मैं चला जाता हूं यहां से, तब बापू की वो व्यथा को विटनेस लोहिया साहब ने किया था। और जो तीन नेता थे बापू के साथ उठ के चले जाने वाले, खान अब्दुल गफ्फार खान, बापू और लोहिया जी, वही वो कार्यकारिणी की सभा छोड़कर चले गए थे। तो लोहिया साहब का मुझे लगता है कि जो गुस्सा था वो पूरे कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ था, लेकिन उस जमाने कांग्रेस नेतृत्व का सबसे प्रखर जो दो चेहरे थे वो सरदार और पंडित थे। और इसलिए कांग्रेस नेतृत्व ने जो गद्दारी बापू के साथ की, उसके सिंबल सरदार और पंडित जी बने। इसमें हमने याद रखना पड़ेगा कि वो पूरी कलेक्टिव एक ये थी, भूल थी, कांग्रेस के सारे नेताओं की भूल थी। एक भी उस वक्त का जो नेता गिना जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खान को छोड़ के, एक भी नेता बापू के साथ उनके समर्थन में खड़ा होने को तैयार नहीं था। उनको सबको स्वतंत्रता और सत्ता दोनों की भूख बेताबी से लगी हुई थी, और उसके चलते उन्होंने किया। अब ये भी याद रखना जरूरी है कि उस वक्त की जरूरत क्या थी। उस वक्त की जरूरत आदर्श थे, या उस वक्त की जरूरत वो मकसद पाने का था, स्वतंत्रता का मकसद पाने का था। ये भी याद रहे, क्योंकि बैकग्राउंड में ये भी बात थी कि शायद अगर इस बार कामयाबी नहीं हुई, आजादी नहीं मिली, स्वतंत्रता नहीं मिली, तो अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि जनता में एक विद्रोह भड़क रहा था और एनआरकी की बातें सब लोगों को सता रही थी। तो ये भी एक जिम्मेदारी थी कि हम वैसी एनआरकी को टालें, और वो एनआरकी हमने देखी विभाजन में जो हुआ, पार्टीशन राइट्स जो हुए, वो एक प्रकार से सिविल वॉर थी। 46 से शुरू हो गई थी। 46 में मुस्लिम लीग ने शुरुआत की, उसके बाद हिंदू संगठनों ने भी उसका फायदा उठाया, और 46 से 48 तक लगातार वो सिविल वॉर चलती रही, वो एनआरकी चलती रही। और ये डर था कि अगर अब स्वतंत्रता नहीं ली, उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े तब भी, तो शायद ये पूरा जो मुल्क है वे केओस और एनार्की में खत्म हो जाए। तो ये पहलू भी याद रखना बहुत जरूरी है, लोगों के ऊपर दोष थोपने से पहले। लेकिन लोहिया जी का जो गुस्सा था
वो भी समझना बहुत जरूरी थी, वो जायज था, क्योंकि उनको विश्वास था कि अगर बापू के साथ चुनिंदा लोग भी खड़े हो जाते तो अंग्रेज के सामने लड़कर विभाजन के बगैर की आजादी प्राप्त करने में हम कामयाब हो पाते थे। कोशिश तो कर ही सकते थे, ये भरोसा उनको था। और जब वो कोशिश करने से इनकार हो गया तो स्वाभाविक था कि उनको उसका गुस्सा आया, और उस गुस्से का निशान पटेल और नेहरू बने। थैंक यू सर। सॉरी लाइट चली गई यहाँ पे। हाँ सर, और एक सवाल था इससे रिलेटेड कि 55 करोड़ का एक बताया जाता है कि सरदार पटेल को 55 करोड़ नहीं देने थे और गांधी ने देने को कहा या कुछ, उसके लिए गांधी ने पास किया इसलिए गोडसे ने हत्या की, ये भी उसके साथ कहा जाता है। हाँ देखिए, ये संकेत, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जब पार्टीशन का प्रस्ताव लेकर माउंटबेटन भारत आए तो उनको ये बहुत उलझन थी कि भाई ये प्रस्ताव मैं ये कांग्रेस के नेताओं के पास को कैसे मना पाऊंगा इसको। उनको सबसे बड़ा खतरा जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से था कि ये दो लोग तो हरगिज नहीं मानेंगे। पर तब तक सरदार पटेल मुस्लिम लीग का जो आतंक था उससे बहुत आतंकित हो गए थे, परेशान हो गए थे, और सब जानते थे कि किसी भी तरह से इस मुस्लिम लीग की बला से अपने आप को बचाना चाहते हैं सरदार साहब। तो माउंटबेटन ने सबसे पहला विभाजन का प्रस्ताव सरदार पटेल के पास रखा और कहा कि देखिए सरदार साहब, स्वतंत्रता भी मिल जाएगी, पावर भी ट्रांसफर कर देंगे, पर ये एक चीज है जहां जिना अड़ा हुआ है, तो अगर आप मान जाते हैं तो हम ये प्रस्ताव को ऑफिशियल कर देते हैं और आसानी से स्वतंत्रता आपको दे देंगे। जिना अपना राज चलाएगा, तुम अपना राज चलाओ। सबसे पहला समर्थन विभाजन के प्लान को, जो माउंटबेटन प्लान कहा जाता था, उसको सरदार साहब ने दिया। उसके बाद पंडित जी के पास माउंटबेटन गया। पंडित जी ने यह कहा था कि भाई जो कैबिनेट कमीशन आया था, उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था उसी को आगे लेके जाना है, और जो मेजॉरिटी पक्ष है जो ये आश्वासन पावर हैंडल कर सकता है, उसको आपने देके चले जाना है। माउंटबेटन ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते। तो माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से ये कहा कि देखो, तुम्हारे कलीग जो है सरदार साहब, वो तो मान गए, अब तुम क्यों नाराजगी दिखा रहे हो? हम सरदार साहब के साथ चले जाएंगे, अगर तुमको ये मंजूर नहीं है तो छोड़ दो, हम सरदार के साथ चले जाएंगे। तो पंडित जी ने ये कहा कि अगर सरदार साहब मानते हैं तो जरूर इसमें कुछ भलाई होगी। तब उन्होंने जाके कहा कि हाँ, मेरी मंजूरी स्वीकृति है, लेकिन तुम्हें गांधी की स्वीकृति लानी पड़ेगी, तब जाके मैं इसको स्वीकृत करूंगा। आखिर में माउंटबेटन ने बापू को बुलाया और बोले, अब तुम लड़ क्यों रहे हो? तुम्हारे दोनों हाथ तो हमारे साथ आ गए, उन्होंने इस प्रस्ताव पे अपना अंगूठा लगा दिया, अब तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रहे? और बापू ये समझ गए कि अब मैं बिछड़ गया, अब मैं अकेला पड़ गया। पर वो ये भी जानते थे कि जब तक मैं उनके साथ हूं वो दिखाऊंगा नहीं, तब तक इसको भारत की जनता, भारत की आवाम की स्वीकृति नहीं मिलेगी। और ये जरूरी है कि मैं उनका साथ देता रहूं, मुझे चाहे वो जहर पीना पड़े तो भी मंजूर है। तब जाके बापू ने इसको माना। ये जब माना गया और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कल्पना स्वीकृत हो गई, तो ये जरूरी था कि बंटवारे का जो फल था उसका भी बंटवारा हो, सत्ता का जो फल था उसका भी बंटवारा हो, हर चीज का बंटवारा हो जो दो देशों की मिलकत के रूप में जाए। अब जो फिक्स्ड एसेट थे वो तो बांट नहीं सकते थे, लेकिन जो ट्रांसफरेबल एसेट थे उनका बंटवारा होना था। उन सब के लिए कमेटियां बनी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस की, और हर चीज के बारे में समझौते आए, उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हुए, क्लेम्स हुए, काउंटर क्लेम्स हुए, सारी चीज हुए, झगड़े हुए। उसके बाद फॉर्मूला बने,
उस फॉर्मूला के बारे में मुताबिक सब बांटा गया। आखिर में अंग्रेजों ने कहा कि हमारी जो जॉइंट मिल्कत है जो अनडिवाइडेड इंडिया की, ब्रिटिश इंडिया की, वो अब हमें दोनों मुल्कों के बीच में बांटनी पड़ेगी, और वो कैसे बांटनी है वो आप दोनों ने तय करना होगा। तो उसकी भी एक कमेटी बनी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं की, और वो बातें चलती रही। लेकिन आजादी के दिन तक, यानी जब 13 अगस्त की मध्यरात को पाकिस्तान बनने जा रहा था, तब ये समस्या हुई, क्योंकि अग्रीमेंट नहीं हुआ था। तो ये समस्या हुई कि भाई अब क्या किया जाए। कांग्रेस, पाकिस्तान को तो कल सुबह से पाकिस्तान की सरकार को सत्ता चलाने के लिए पैसा लगेगा, उनके पास तो पैसा है नहीं, तो उनको कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो ये तय हुआ कि भाई जो 20 कोटी रुपए है, करोड़ रुपए है, वो उनको एडहॉक दिए जाएंगे, और ये नेगोशिएशन चलते रहेंगे। जब एक फॉर्मूला बन जाएगा और उसके मुताबिक रकम तय हो जाएगी, तो अगर ज्यादा देना है तो उसके ऊपर की कीमत भारत दे देगा, अगर ज्यादा दे दिया गया है तो पाकिस्तान वो पैसा लौटा देगा। और जब आजादी के बाद दो मुल्कों के बीच में समझौता हुआ कि भाई पाकिस्तान का शेयर इतना है, हिंदुस्तान का शेयर इतना है, तो एक समझौता दो देशों के बीच में किया गया, और भारत ने पाकिस्तान की सरकार को यह कहा गया कि हम वचनबद्ध है, करारबद्ध है आपको बाकी के 55 करोड़ रुपए देने के लिए, क्योंकि 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देना तय हुआ। तो तभी कश्मीर में घुसपैठ की बातें शुरू हुई। तब रेफ्यूजीज का मामला सबको पता चलने लगा कि पाकिस्तान से तो हिंदू रेफ्यूजीज लाखों की तादाद में भाग के आ रहे हैं, अपनी सारी संपत्ति वहां छोड़ के, उनको रीसेटल करना है। पर ये करार तो साइन किया भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ, पर फिर उनको ये एहसास हुआ कि भाई भारत के नागरिक इसको स्वीकृत नहीं करेंगे, वो तो क्रोधित होंगे, हमको दोष देंगे कि दुश्मन के साथ ऐसा कैसे करार कर दिया आपने, जब कश्मीर में भी ये लोग घुसपैठ कर रहे। तो सरकार, भारत की सरकार में ये आर्ग्यूमेंट शुरू हुई कि हम रुक जाते हैं, हम अभी वो पैसा नहीं देंगे, जब सारे प्रश्न सुलझ जाएं तब वो पैसा देंगे। जब ये बात पाकिस्तान को कही गई तो पाकिस्तान ने वो वचननामा दिखाया और बोले इस वचननामे में कहाँ आपने लिखा है कि भाई सारे प्रश्न का वो सुलझ जाए उसके बाद आप हमको ये पैसा देंगे। आपने लिखा है कि जब हमें चाहिए आप पैसा दे देंगे हमको। आप हमको बताओ कि इस वचननामे में कहाँ वो शर्त आपने लिखी। नहीं थी वो शर्त, और सब जानते थे कि अगर इसके बारे में इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान दावा कर देता तो भारत वो दावे से हार जाता और भारत की पहचान अपने वचन से मुखर जाने वाले मुल्क के तौर पे हो जाती। ये बात माउंटबेटन जो आजाद हिंद के गवर्नर जनरल थे उनको भी खटक रही थी कि आखिर में इसके ऊपर दस्तखत तो मुझे करने पड़ेंगे, और ये एक इमोरल सजेशन है। तो जब 12 जनवरी को बापू माउंटबेटन को मिलने गए थे तो मुलाकात के बाद दिल्ली की परिस्थिति की चिंता के बारे में वो मुलाकात थी, लेकिन मुलाकात के बाद जब बापू निकल रहे थे तो माउंटबेटन ने इसका जिक्र किया और कहा बापू ये गलत हो रहा है, इसके बारे में आप सोचिए। और बापू वहां से निकल गए। पर ये याद रहे कि बापू एक एथिकल इंसान थे, वो सत्य के ऊपर अपना पूरा जीवन जीते थे और सत्य के साथ कोई समझौता नहीं करते थे कभी भी। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो ऐसे असत्य को मान लेंगे कि हाँ नहीं ये जरूरत है, ये करना ही होगा। अगर हम एक बार ये बात मान भी ले कि वो जरूरत थी, फिर भी हम ये इनकार नहीं कर सकते कि वो बेईमानी भी थी, बेईमान जरूरत थी। और अगर आप ये मानते हैं कि महात्मा गांधी बेईमानी करे तो फिर उसको महात्मा मत कहिए। तो स्वाभाविक था कि सरदार पटेल जो एक मिनिस्टर थे
उनको इसका क्रोध है कि यार ये आदमी हमें मजबूर कर रहा है, हम तो पॉलिटिशियन हैं, हम पॉलिटिकल डिसीजंस लेंगे, पर ये हमारे पास से एथिकल डिसीजंस दिलवा रहा है। तो ये एथिक्स और प्रिंसिपल्स के बाद बीच का जो संघर्ष था उसका मामला था, और दोनों अपनी जगह पे योग्य थे, स्वाभाविक थे। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड था वो सस्टेनेबल नहीं था। वो अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर दावा कर देता तो हमारी हार हो जाती इसमें। तो ये समझना बहुत जरूरी है, तभी जाके हमको समझ में आएगा कि बापू ने वो स्टैंड क्यों लिया और सरदार ने वो स्टैंड क्यों लिया। पंडित जी ने भी वही स्टैंड लिया था। पंडित जी भी खुश नहीं हुए थे जब बापू ने ये कहा कि नहीं, तुम्हें वो पैसा देना ही पड़ेगा, वो नाराज थे। लेकिन गांधी का जो उपवास था वो उन सब के लिए एक बहुत ही पर्याप्त मौका आ गया कि अब हम ये कह सकते हैं कि हम तो देना नहीं चाहते, लेकिन ये बुढ़ा हमारे ऊपर जोर डाल रहा है और हम मजबूर होकर हमको देना पड़ेगा। तो दोष डालने के लिए उनको एक आदमी मिल गया और उसके सर पे दोष डालकर वो सब अपनी जिम्मेदारियों से छूट गए और अपने से होने वाली बेईमानी से भी बच गए। और बापू ने नीलकंठ की तरह वो विष भी पी लिया और हजम कर दिया। ये याद रखिए, ये सारी जो पेचीदगी है ये समझना बहुत जरूरी है, और हम ये तभी समझ सकते हैं तब हम बापू का जो सत्य आग्रह था उसको पहचान सके, समझ सके। जब तक वो सत्य के आग्रह की बात हम नहीं समझेंगे तब तक ये हमें एक भी चीज समझ में नहीं आएगी। ये बहुत जरूरी है संजय। थैंक यू सर। और 3-4 सवाल थे, लेकिन उसके पहले मतलब 3-4 सवाल इस तरह के थे कि सरदार पटेल का सेक्युलरिज्म के बारे में क्या मानना था, सरदार पटेल का गोडसे के बारे में क्या मानना था, उसको फांसी नहीं देनी चाहिए उनका कुछ मानना था, ऐसा पहला जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि सरदार पटेल कश्मीर को रखना नहीं चाहते थे, वो एक था। लेकिन उसके पहले हमारे जो जय हिंद पीपल्स मूवमेंट है उसके अध्यक्ष और माननीय आमदार डॉक्टर सुधीर जी तांबे यहाँ पे आ चुके हैं, तो मैं उनसे थोड़ी बात रखने को कहूंगा और वापस फिर आपके पास आऊंगा। चलेगा सर? जरूर सर। डॉक्टर सुधीर तांबे सर। सर, एक साहेबांचा नेटवर्कचा थोडासा इश्यू येतोय, तर मी कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे त्यांच्या, चालेल ते जॉईन परत? झालं का समीर? एक मिनिट सर, हो गया सर। सर अनम्यूट करा। बोला हा सर, आवाज येतोय, बोला ना। आपण बोलतोय का म्हणलं आज क्रांती दिन आहे? काय रे, बोलायचंय का? हो सर। काय नाही, संगमेत आपण क्रांती तुम्हाला माहिती, तर आज दर दिवशी एकेका विषयी चालू आहे, व्याख्यान ठेवलंय। संकेत सर, प्लीज कोऑर्डिनेट करता का? डॉक्टर साहेब, तुषार गांधी सर आपल्या सोबत आहेत। सर तुम्ही बोलताय डॉक्टर साहेब? 5 मिनिटं। मी आता एक खूप आनंदाची बाब आहे आणि योगायोगाची बाब आहे की मी सध्या हिवरे बाजारला आहे आणि पवार यांच्या समेत आहे। आपल्याला ठाऊक आहे की जय हिंद लोक चळवळी जेव्हा व्हर्च्युअल कॉन्फरन्स घेतली होती त्यावेळेस आदरणीय पोपटराव पवार साहेब आपल्या ग्रामीण विकासाच्या बाबत आपल्या याला उपस्थित राहिले होते। तर हा क्रांती दिनाचा कार्यक्रम आहे। 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट काय झालं की स्वातंत्र्याचा इतिहास हा लोकांना माहिती व्हावा या हेतूने जय हिंद लोक चळवळीने
या ठिकाणी हे व्याख्यान ठेवलेले. मागच्या वेळेसही आम्ही ठेवलं होतं, त्यावेळेस विषय दिले होते. यावेळेस जे स्वातंत्र्य आंदोलनातले नेते होते त्यांच्यावर व्याख्यान होतं. आजचं जे व्याख्यान होतं ते तुषार गांधी यांनी दिलं आणि ते वल्लभभाई पटेल यांच्यावर होतं. मी पवार साहेबांच्या माहितीसाठी सांगतो. तर हा एक खूप आनंदाची गोष्ट आहे की तुषार गांधी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. आणि दुसरी आनंदाची गोष्ट म्हणजे आदरणीय पोपटराव पवार साहेबांनी मी विनंती केली की तुम्ही आमच्या या चळवळीला शुभेच्छा द्या. कारण आज आपण बघतोय की एकंदरीतच समाजामध्ये जी अस्वस्थता वाढत चाललेली आहे, समाजामध्ये लोकशाही मूल्यांची त्या ठिकाणी आपण बघतो की गळचेपी होत असते. आणि लोकशाहीचा खरा अर्थ, आपण लोकशाही स्वीकारली परंतु लोकशाहीचा खरा अर्थ आपल्याला समजला पाहिजे. आणि 15 ऑगस्ट 2021 पासून 15 ऑगस्ट 2022 ला आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आहे. आणि त्या अमृत महोत्सवामध्ये ज्या थोर नेत्यांनी आपलं स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये नेतृत्व केलं, सरदार वल्लभभाई पटेल हे एक पोलादी पुरुष म्हणून आपण ओळखले जातो. आणि महात्मा गांधीजींचे ते मानसपुत्र होते. तेव्हा अशा एका थोर व्यक्तिमत्वाबद्दल अनेक गैरसमज निर्माण केले जातात. आणि त्या पार्श्वभूमीवर खरं त्यांचं व्यक्तिमत्व आणि या देशासाठी ते थोर देशभक्त होते. तर त्यांचं सर्व व्यक्तिमत्व लोकांपर्यंत गुलगरून दाखवण्याचं कार्य या ठिकाणी झालेलं आहे. तर जय हिंद लोक चळवळ ही एक सुदृढ समाज निर्मितीची चळवळ आहे. आणि सुदृढ समाजाच्या निर्मितीमध्ये सुदृढ लोकशाही हा एक अत्यंत महत्वाचा कॉम्पोनंट आहे, महत्वाचा घटक आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून तरुणांना लोकशाहीची माहिती व्हावी, लोकशाहीचं प्रशिक्षण मिळावं. विशेषतः आता आपण 18 वर्षाच्या युवकाला मताचा अधिकार दिलाय. आणि मग ते मतदान करताना तो जर सुज्ञ मतदार असेल तर तो निश्चितपणाने लोकशाहीच्या जबाबदारीच्या भावनेतून हे सर्व करत असतो. तर मी अधिक बोलत नाही. खूप चांगला उपक्रम आमच्या जय हिंद लोकचळवळीच्या सर्व लोकांनी घेतलेला आहे. त्यामुळे मी त्या सर्वांचं, इथे हिरालाल पगडाळ आहेत, समीर लामखिडे आहेत, बंटी साळवे आहेत, संकेत मुनोत आहेत की जे गांधीजींच्या जीवनावर खूप काम करतायत. तर असं या सर्वांचं मी मनापासून आभारही व्यक्त करतो, अभिनंदन करतो. आणि आदरणीय पोपटराव पवार साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी या आपल्या उपक्रमाला शुभेच्छा द्याव्यात. धन्यवाद. येतंय नाही? हॅलो. धन्यवाद सर. पोपटराव. सर्वांना नमस्कार आणि खूप खूप शुभेच्छा. जय हिंद लोक चळवळ ही आता निवड संगमनेर पुरती नाही तर राज्यात आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचत आहे. कारण यासाठी आदरणीय नामदार बाळासाहेब थोरात साहेब त्यांच्या या पाठबळामुळं आणि आमदार सुधीरजी तांबे साहेब, दुर्गाताई तांबे आणि त्याचबरोबर सत्यजितजी या सर्वांच्या प्रयत्नातून एक खूप चांगली चळवळ आज संगमनेरची संपूर्ण देशाच्या कानाकोपऱ्यात गेलेली आहे. आणि म्हणून 9 ऑगस्ट क्रांती दिन आणि 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन या सप्ताहामध्ये आपण वेगवेगळ्या व्याख्यात्यांना, प्रेरणा स्रोतांना यासाठी निमंत्रित करतो आणि तरुणांमध्ये ऑगस्ट क्रांती आणि 15 ऑगस्टचा स्वातंत्र्य दिन याचं महत्व पटवण्याचा प्रयत्न करतो. मला वाटतं ते खूप महत्वाचं आहे. कारण ऑगस्ट क्रांती दिन इथून खरी आपली स्वातंत्र्याची लढाई सुरू झाली आणि 15 ऑगस्टला आपण स्वतंत्र भारताचं पहिलं झेंडावंदन केलं. म्हणून आता आपल्याला पुन्हा एकदा नव्याने अनेक गोष्टी ज्या आदरणीय आमदार सुधीरजी तांबे साहेबांनी सांगितल्या की लोकशाहीचे नीती आणि मूल्य आपल्याला कसे आणखीन सक्षम करता येतील आणि त्यातून समृद्ध भारत कसा उभा करता येईल. म्हणून गाव स्वावलंबी होण्यासाठी राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी ग्राम स्वराज मध्ये जो संदेश दिला होता तो संदेशच हा होता की आता स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे आणि आता आपल्याला स्वावलंबी गावं निर्माण केली तरच बलशाली भारतात प्रेरणेने प्रेरित होऊन जय हिंद लोक चळवळ आता संपूर्ण राष्ट्राची चळवळ होत आहे. आणि म्हणून आपण सर्वजण या ठिकाणी हिरालाल जे आहेत, एका जिओग्राफीच्या कार्यक्रमाला संगमनेरला पहिल्यांदा मी आलो होतो आणि त्यावेळेस एक खूप चांगला अनेक प्रसंगात मला संगमनेरला वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या रूपाने
सहभागी व्हायला मिळालं. म्हणून आज अचानक आमदार साहेब हिवरे बाजारला आले होते आणि योग आज 9 ऑगस्टचा आहे आणि त्याच दृष्टीने मलाही 2 बद्दल मी जय हिंद लोक चळवळीला धन्यवाद देतो आणि पुन्हा केव्हा जेव्हा योग येईल निश्चितपणे आपल्या सर्वांशी बोलण्याचा प्रयत्न राहील. पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद. आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे, मी एक माहिती देतो की आपल्याला माहितीच आहे, पण सर्वांच्या माहितीसाठी सांगतो की आदरणीय पद्मश्री पोपटराव पवार साहेब यांनी आपल्याला जय हिंद चळवळीच्या माध्यमातून वनराई संस्थे जोडलं आणि त्याच्या माध्यमातून पारेगाव येथे 3 ते 4 कोटीची कामं त्या ठिकाणी पूर्ण झालेली आहे आणि ती कामं पाहिल्यानंतर क्रॉम्प्टन ग्रुप्स कंपनी ती कामं आपल्याला दिली होती. ती लोकांना त्या क्रॉम्प्टन ग्रुप्स कंपनीला एवढी आवडली की त्याने अजून 3-4 गावांमध्ये असं कार्यक्रम घ्यायचं ठरवलंय. तर हा सगळा दुवा किंवा ही सर्व जोड जी झालेली आहे ती आदरणीय पोपटराव पवार यांच्यामुळे झालेली आहे आणि आज किती चांगला योग आहे की ते देखील आज आपल्या या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले. मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आम्ही इथे आता पोपटराव पवार साहेबांच्या बरोबर इथे एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं प्रशिक्षण केंद्र इथे उभारलं जाते त्यांच्या माध्यमातून आणि हिवरे बाजार गाव आता खरं म्हणजे सगळ्यांसाठी एक आदर्श ठिकाण झालेलं आहे. तर त्या प्रशिक्षण केंद्रालाच आम्ही इथे पाहत होतो. अतिशय सुंदर, अतिशय त्यांनी प्रत्येक ठिकाणी अतिशय मन लावून आणि जीव ओतून इथे केलेलं. इथे एक सुंदर गावाचं एक मोठं स्मारकही होतंय, तिथे एक ऑडिटोरियम होतंय. खूप सुंदर सुंदर गोष्टी आहेत. आपल्या जय हिंद लोकचळवळीच्या लोकांनी सतत इथे येऊन प्रेरणा घेतली आणि त्यांच्या प्रेरणेतूनच आपण अनेक ग्रामीण भागामध्ये हा उपक्रम सुरू केला आहे. पुन्हा एकदा त्यांच्या मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि आदरणीय तुषारजी गांधी साहेब या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले, त्यांनी मार्गदर्शन केलं. आपण सर्वांनी त्यांच्याबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त केलीच. मी देखील त्यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. संकेत धन्यवाद डॉक्टर सुधीर तांबे सर आणि आदरणीय पोपटराव पवार सर. दोघांनी खूप छानपणे भूमिका मांडली जय हिंद लोक चळवळीबद्दल. तर मी तुषार गांधी सरांकडे परत येऊ इच्छितो आणि काही प्रश्न आपण घेऊया आणि मग त्यानंतर समारोपाकडे येऊया. आपण हे का करतोय तर हे जे छोटे छोटे प्रश्न आहेत ते सतत विचारले जातात. आपण याचे छोटे छोटे व्हिडिओ करून टाकणार आहोत आणि त्यामुळे बराच फरक पडेल. म्हणजे आपण वाचलं तर पाहिजेच, पण त्यासाठी थोडासा रेफरन्स आपल्याला याच्यातून मिळू शकेल चांगला. तर तुषार गांधी सर आहेत? यस सर. तो मेरा सवाल सर आपसे ये था कि अभी ऐसा भी फैलाया जाता है कि सरदार पटेल ये राइट विंग के थे, मतलब कुछ दिन बाद तो ये भी बताया जाएगा कि वो आरएसएस के स्वयंसेवक थे या ऐसे कुछ बताया जाएगा. तो उनकी सेक्युलरिज्म बुक के बारे में क्या भूमिका थी, ये पहला सवाल है. और आगे का सवाल आरएसएस के बारे में क्या भूमिका थी वो. देखिए संकेत, इसमें कोई शंका नहीं है कि सरदार साहब सेक्युलर थे. वो अगर कोई गलत उसके बारे में बताता है तो वो झूठा है, मक्कार है, उसका कोई मकसद है, ये समझना बहुत जरूरी है. सरदार साहब एक कट्टर सेक्युलर इंसान थे. वो सेक्युलरिज्म उनका ये था कि उनके लिए देश सबसे प्राथमिक होता था. उसके आगे पीछे वो कुछ नहीं देखते थे. देश हित और राष्ट्र हित के सिवा उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था. सरदार साहब की कमजोरी ये थी कि वो कट्टरपंथी थे. वो कट्टर हिंदू नहीं थे, कट्टर कम्युनल भी नहीं थे, कट्टर थे. उनका आचरण हमेशा कट्टर होता था. एकदम से वो ब्लैक एंड व्हाइट में सब चीज को देखते थे. उनको वो बीच का ग्रे का पट्टा मंजूरी नहीं होता था. ये उनकी कमजोरी भी थी, क्योंकि उस वक्त जब पार्टीशन हुआ था और भारत तभी आजाद हुआ था, तब ये जरूरी था कि सहिष्णुता से कार्य किया जाए, काम किया जाए. कहीं पर समझौता करना पड़े, कहीं पर धीरज रखना पड़े, कहीं पर जो पसंद ना हो वो चीज भी मान लेनी पड़े. ये सब करना पड़ता था. और सरदार पटेल की ये कमजोरी थी कि वो बहुत ही कट्टर थे और वो समझौता नहीं कर सकते थे किसी भी चीज पे.
तो ये फर्क है कट्टर कम्युनल और कट्टर होने के बीच में। उस वक्त के हिंदुस्तान के अगर उपलक्ष्य में देखा जाए तो सरदार साहब की वो कमजोरी थी। हिंदुस्तान को जब सुलह की जरूरत थी तब उनके पास एक कट्टर आदर्शवादी नेता था। ये कमजोरी थी उस वक्त की और ये हमें मानना पड़ेगा। उससे सरदार पटेल की महानता को जरा भी नुकसान नहीं होता, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमें ये मानना पड़ेगा कि नेता भी आखिर इंसान होता है। इसीलिए मैं हमेशा बापू को कभी महात्मा नहीं कहता, क्योंकि बापू के सामान्य होने का प्रमाण भी आज देना जरूरी है, तभी जाके आज का युवा उनको मान सकेगा। वरना अवतारी पुरुष महात्मा बनाकर उनको ऊपर मंदिर में बिठा देगा और भक्ति करेगा, समझेगा नहीं, आचरण में नहीं लाएगा। इसी तरह हमारे सारे नेताओं को भी हमें सामान्य इंसान के रूप में देखना जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि उस वक्त के सामान्य हिंदुस्तानियों के बीच में से उभर कर वो लोग नेता बने थे। कोई स्वर्ग से टपके हुए अवतार या देवता नहीं थे। और इसलिए सामान्य इंसानों में रहने वाली खोट और कमजोरियां उनमें हो तो उसका कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए और उसी तरह से हमें उनको मानना और पहचानना बहुत आवश्यक और जरूरी है। तो मुझे कोई कभी ये शक या शुबा नहीं हुआ है कि सरदार पटेल सेक्युलर थे या कम्युनल थे। मैं ये जानता हूं कि वो सेक्युलर थे, पर वो पेट्रियोटिक थे और वो कट्टर थे और ये दोनों को वो महत्व देते थे। ये हमें मानना पड़ेगा और उनके व्यक्तित्व का ये जो पहलू था उसे समझना बहुत जरूरी है। तभी जाके आज जो लोग उनको अडॉप्ट करके अपना बनाना चाहते हैं उनके झूठेपन को हम समझ सकते हैं। सर, और उनकी गोडसे के बारे में क्या भूमिका थी? उन्होंने उनको पागल और कुछ कहा भी था। उन्होंने गोडसे को आतंकवादी ही कहा था। उन्होंने कभी गोडसे को देशभक्त या ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने गोडसे को एक पागल, खूनी, द्वेषी दरिंदा ही कहा था और उन्होंने आरएसएस की भी टीका की थी और आरएसएस को भी ये कहा था कि तुमने जो गांधी द्वेष का प्रचार पूरा किया उसी के चलते गांधी की हत्या हो पाई थी, इसलिए गांधी की हत्या में तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। और आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को भी उन्होंने ही पारित किया। उसके बाद आरएसएस से प्रतिबंध उठाने की पैरवी भी उन्होंने की थी, क्योंकि देखिए, सजा दी जाती है, वो सजा की एक मर्यादा होती है। उसके बाद अगर वो सजा को लंबाया जाए तो वो एक तरीके से सरमुख हत्यारी हो जाता है। और सरदार पटेल डेमोक्रेटिक थे, वो सरमुख हत्यार नहीं थे। आज डेमोक्रेटिक लीडरशिप के चोला पहनकर सरमुख हत्यारी करने वाले नेताओं के तरीके के वो नहीं थे। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। उनके व्यक्तित्व की जो पेचीदगी थी उसको भी समझना जरूरी। उन्हीं ने गोलवालकर को ये खत लिखा था कि मैं जानता हूं कि गांधी की हत्या तुम्हारे ही कारण हुई, तुमने ही प्रेरणा दी है, जो गांधी द्वेष तुमने चलाया है उसका ही ये नतीजा है कि आज बापू को हमें खोना पड़ा। पर उन्होंने ये भी कहा है, ये भी मानना होगा कि उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा था कि शायद आरएसएस को सुधारने के लिए उसको कांग्रेस का युवा जो प्रकोष्ठ है वो बताकर उनको कांग्रेस में शामिल करके कांग्रेस की जो आइडियल्स है उनको वो सिखाने पड़ेंगे, उनमें सींचने पड़ेंगे। वो इसलिए नहीं कहा था कि कांग्रेस परिवर्तित हो जाए, पर इसलिए कहा था कि आरएसएस सच्चे रास्ते पे आ सके, उनको सुधरने का एक मौका मिल सके। और वो गांधीवादी एक तरीका भी था। तो न ही वो आरएसएस के थे, न ही वो आरएसएस के समर्थक थे और न ही वो कम्युनल थे। ये तीनों बातें आज जिनको ये डेस्परेशन है कि सरदार पटेल को हम
उसके ऊपर कब्जा कर ले, उसकी लेगेसी हमारी बना दे, उनकी साजिश है ये। और थैंक यू। गोडसे को फांसी ना देने के लिए बापू के तीनों बेटों ने होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को इल्तिजा की थी, लिख के खत लिखे थे कि हम नहीं जानते कि हमारे पिताजी के हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि हमारे पिताजी को ये मान्य नहीं होता। पर ना ही सरदार पटेल ने वो बात मानी थी और ना ही पंडित नेहरू ने वो बात मानी, और उन्होंने गोडसे को फांसी दिलाने को स्वीकृति अपनी वो इनकार से कर दी थी। उनको फांसी से बचाने के प्रस्ताव को इनकार करके उन्होंने स्वीकृति भी दे दी। तो ये कहना कि वो गोडसे का समर्थन करते थे या नथुरामवादी थे, ये सारी चीजें अज्ञान में से पैदा हुई है। हमने खुद ने जानकारी प्राप्त नहीं की है, उस अज्ञान में से ये सारी सारा जो झूठापन है वो पैदा हुआ। ये समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू तुषार सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने ये सारी बातें हमें बताई। और मतलब हाँ, आरएसएस के बारे में उन्होंने यही कहा था ना कि मतलब ये आपको, आप राजनीति में कभी सहभाग नहीं लोगे तो ये हम आपका बैन हटाएंगे। और उन्होंने वैसे खत भी लिखा था इनको, तो सरदार पटेल को उन्होंने गोलवालकर को और सबको पत्र ये भी लिखा था कि आप बाज आए, आपकी हरकतों से बाज आए, आप द्वेष की जो राजनीति करते हैं वो बंद करिए। अगर ये आप वचन देते हो तो आपके ऊपर का बैन हटाने का प्रस्ताव मैं खुद रखूंगा। ये सारी चीजें उनका हृदय परिवर्तन करवाने के मकसद से की जाती, उनका समर्थन करने का मकसद नहीं था। कोशिश ये थी कि उनका हृदय परिवर्तन करे। ये शायद मिथ्या अभिमान था सरदार का कि ऐसे जहरीले इंसानों का हृदय परिवर्तन वो कर सकते थे। ऐसा जो उनको एहसास था वो शायद गलत था, पर वो एहसास गलत नहीं था, वो एहसास बहुत जरूरी था। आज भी हम आरएसएस को खत्म करके नहीं जीत पाएंगे। हमें आरएसएस के कार्यकर्ताओं का हृदय परिवर्तन करके ही उनको हराना पड़ेगा। आरएसएस की घृणा को हम आरएसएस से घृणा करके नहीं हरा सकते, क्योंकि अगर घृणा का सामना हम घृणा से करेंगे तो हम घृणा को ही बढ़ावा देते जाएंगे और सशक्त बनाते जाएंगे। अगर आरएसएस को सुधारना है, आरएसएस का हृदय परिवर्तन करना है, आरएसएस के जहर के दांत निकाल लेने हैं हमें, तो हमें गांधी के मार्ग से ही काम करना पड़ेगा। तभी जाके हम उस जहरीले पंथ का जहर का परिवर्तन अमृत में कर पाएंगे। ये समझना जरूरी है। अगर हम बापू को जानते हैं तो फिर हमारे आचरण में द्वेष या घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सिर्फ सत्य के ऊपर हमने जोर देना चाहिए, और वो सत्य सिर्फ जानकारी से हासिल हो सकता है। संकेत से संपर्क छूट गया है क्या? संकेत? सर नेटवर्कचा इश्यू येतोय त्यांचा, एक ठीक मिनिट. आणखीन काही प्रश्न आपल्याकडे असेल, जर श्रोतांमध्ये असेल तर विचारा, वेळ असली तर आम्ही उत्तर देतो. हा, आपण काहीतरी विचारू इच्छिता? एडमिन श्रोताओं से प्रश्न लेगा क्या? पगडाल सर बोला ना, तुम्ही बोलू शकता, अनम्यूट करा सर. अपने आप को अनम्यूट करिए सर. हाँ, अब बोलिए. मुझे सवाल पूछना है. हाँ, पूछिए. भारत में जब हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर और 600 संस्थान जो कुछ भी शामिल हुए, उसमें भारत में का एक तबका
ऐसा एक झगड़ा बताता है कि नेहरू इसके खिलाफ थे और ये सब जो कुछ भी किया है पटेल साहब ने किया है। तो मैं तो ये मानता हूं कि वो कैबिनेट ने किया, वो इंडियन गवर्नमेंट ने किया, जो कुछ भी था तो उसका हिस्सा पटेल थे, पटेल होम मिनिस्टर थे, तो एज ए होम मिनिस्टर उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। मगर उसके खिलाफ नेहरू नहीं थे, ये तो सच्चाई थी। मगर ये जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है और हैदराबाद के बारे में बहुत गलत प्रचार किया जा रहा है कि, और कश्मीर के बारे में भी, कि इस नेहरू को विलन बनाना और पटेल को हीरो बनाना, तो ये दोनों भी कपट नीति से चल रहा है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ी सच्चाई इसके बारे में हमारे सामने आप लाइए। जरूर। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आजादी के बाद जब तक वो राजाओं का विलीनीकरण भारत गणराज्य में नहीं होता, तब तक भारत एक राष्ट्र के रूप में रह नहीं सकता था, क्योंकि वो एक ऐसा कंबल होता है जो चूहे काट गए होते, जिसमें से कोई तरीके का प्रोटेक्शन नहीं मिलता। हम कभी भी एक राष्ट्र नहीं बन सकते जब तक उन राजाओं का के संस्थानों का विलीनीकरण हिंदुस्तान में ना होता। राजा भी ये जानते थे कि ब्रिटिश के चले जाने के बाद अपनी रियासतों को वो टिका नहीं पाएंगे। एक दो रियासतें थी जो टिक पाती थी, जैसे कि कश्मीर था, जैसे कि हैदराबाद था। वो दो या तीन ही रियासतें थी जो टिक पाती, वरना एक भी ऐसी रियासत नहीं थी जो स्वतंत्र भारत के अंदर अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके टिक पाती। वो राजा भी जानते थे, क्योंकि तब तक वो पंगु हो गए हुए राजा थे। वो अंग्रेजों की मेहरबानी पर अपना राज गद्दी चलाते थे, और जिस दिन छत्रछाया चली गई उस दिन उनको पता था कि अब खत्म हो गया। ग्वालियर जैसा भी जो एक समृद्ध सशक्त मानने जाना वाला राज्य था, वो भी जानता था कि जिस दिन स्वतंत्रता मिली उस दिन उसकी सत्ता खत्म होगी। तो भारत में विलीनीकरण होना वो एक बहुत सहज और स्वाभाविक बात थी। हाँ, शायद वक्त लगता उसको। अगर सरदार साहब ने उसको अपना एक प्रोजेक्ट बना के ना लिया होता तो शायद उसको थोड़ा वक्त लग जाता, लेकिन ये बात तय थी कि आज नहीं तो कल विलीनीकरण होना ही था। और देखो, गोवा टिक रहा ना 12 साल तक, स्वतंत्रता के 13 साल तक गोवा पोर्चुगीज कॉलोनी के रूप में टिका हुआ रहा, और उस तरफ पौंडीचेरी का भी एक भाग, फ्रांस का की कॉलोनी पौंडीचेरी भी टिकी रही। तो अगर ये था कि सबको मिलाना था तो वो तो रहे ना। कश्मीर की जब बात आती है तो कश्मीर के राजा ने, अब कश्मीर में ये था कि प्रजा कुछ और चाहती थी, राजा कुछ और चाहता, पर प्रजा ये हरगिज, तब की प्रजा और शेख अब्दुल्ला ये हरगिज नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ चले जाए। शेख अब्दुल्ला ने हमेशा ये कहा कि हम कश्मीर को भारत का एक अविभाजित अंग के रूप में ही देखते हैं और वैसा ही रखना चाहते हैं। लेकिन आज के जो देशभक्त है उनको जाके पूछेंगे तो कहेंगे कि शेख अब्दुल्ला गद्दार था, क्योंकि उनके लिए तो उनकी विचारधारा के बाहर का सब हर कोई गद्दार होता है। अब कश्मीर के विलीनीकरण की जब बात हुई, जब पाकिस्तान ने घुसपैठ की और आखिर में राजा हरि सिंह ने भारत सरकार को कहा कि मुझे बचा लो, मेरे राज्य को बचा लो, तो उनके सामने ये शर्त रखी गई कि भाई तुम विलीनीकरण के प्रस्ताव को पारित करके हमें भेजो, उसके बाद हम तुम्हारी सुरक्षा का इंतजाम करेंगे। और भारत के पहले सैनिक कश्मीर की भूमि पर तब उतरे जब विलीनीकरण का प्रस्ताव पारित करके राजा ने अपने सही सिक्के के साथ भारत सरकार को सौंपा। तब ये बात की गई थी कि कश्मीर के साथ आपको समझौते करने होंगे और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस आपने प्रदान करना होगा। वो सारी चीजें विलीनीकरण के जो वो था, शर्तें थी, उसके अंदर मौजूद थी। वो ऐसा कुछ नहीं था कि पंडित जी ने उनको तोहफे के रूप में दे दिया। उसके बाद भारत गणराज्य में उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ नई कलमें और सब लाना पड़ा था, पर वो किसी को भी करना पड़ा होगा,
क्योंकि वो विलीनीकरण की शर्तों में ये सारी चीजें मानेगी। हैदराबाद का मामला दूसरा था। हैदराबाद का निजाम था, उसके पास, मैंने जैसे कहा, उसके पास सामर्थ्य था। उसको एक ही खोट थी कि उसको समुंदर नहीं था, कोई गोदी नहीं थी उसके पास। ये उसको खोट लग रही थी और इसीलिए वो एक कोशिश कर रहा था कि गोवा के साथ कोई समझौता करके वो एक कन्फेडरेशन बना ले। और जब उसकी और उसके प्राइम मिनिस्टर की हरकतों के बारे में भारत सरकार को पता चला, तब एज होम मिनिस्टर सरदार पटेल ने ये सोचा कि नहीं, अब ये नेगोशिएशन से नहीं हो सकेगा, और उसीलिए उन्होंने पुलिस एक्शन करके हैदराबाद का एनेक्सेशन किया। हाँ, वो एक्शन के बारे में पंडित जी और सरदार के बीच में मतभेद थे। मैंने जैसे कहा, सरदार कट्टरपंथी थे, पंडित जी मॉडरेट थे। इसलिए पंडित जी ये चाहते थे कि सब चीज नेगोशिएशन से हम करें, पर सरदार प्रैक्टिकल थे। उनको ये पता चल गया था कि निजाम कुछ ना कुछ मस्ती करेगा, वो बाज नहीं आएगा। इसलिए उनको लगा कि नहीं, अब पुलिस एक्शन करके ये करना पड़ेगा। लेकिन ये भी तय था कि निजाम शायद और 5-10 साल टिक पाता, उससे आगे वो नहीं टिक सकता था। हैदराबाद में भी असंतोष था निजाम के खिलाफ और वो टिक नहीं पाता था। तो किसी ना किसी रास्ते जाकर आखिर में वो सारी जो संस्थान थे वो हिंदुस्तान में विलीन हो जाते। पर सरदार ने वो टाइम टेबल बदल दिया, उनके प्रयासों से वो टाइम टेबल बदल गया, और सरदार ने जो भी इंप्लीमेंट किया वो कैबिनेट के डिसीजन इंप्लीमेंट किए। उसका क्रेडिट अगर जाता है तो सारी कैबिनेट को जाता है। हाँ, एज होम मिनिस्टर वो खाता उनके पास था, पर अगर एज होम मिनिस्टर उसका श्रेय उनको मिलता है तो पार्टीशन के बाद होने वाले नरसंहार का दोष भी सरदार के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि पुलिस का खाता उनके पास था और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बिल्कुल नाकामयाब हो गई थी। तो अगर होम मिनिस्ट्री का श्रेय सरदार को जाता है तो होम मिनिस्ट्री की क्या दोष भी उनके ही साथ जाता है। और बापू की हत्या का होना, वो सरदार भी खुद जानते थे कि ये मेरी सबसे बड़ी नाकामयाबी है कि मैं बापू को नहीं बचा सका, और उसी के दुख में उनकी तबीयत और बिगड़ी और 1 महीने के अंदर अंदर उनको हार्ट अटैक आया और वो उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। ये जो गिल्ट थी, जो दुख था अपनी नाकामयाबी के ऊपर, उसका बहुत बड़ा असर, गहरा असर सरदार की सेहत के ऊपर था, क्योंकि वो प्रामाणिक थे, वो एथिकल थे। वो कभी भी अपने सफलता का सेहरा बंधवाने नहीं चाहते थे कि मैंने ये किया, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी मैं ले आया। वो कहने वो कभी नहीं जाते। वो हमेशा जब अपनी गलती होती थी तो उसका दोष अपने सर पे ले लेते। ये समझना बहुत जरूरी। तो अगर विलीनीकरण का श्रेय सरदार साहब को मिला तो बंटवारे के बाद हुए नरसंहार का दोष और बापू के हत्या का दोष भी सरदार साहब के सर ही जाता। पर वो दोष सबसे ज्यादा उस वक्त के हालातों के ऊपर जाता है। उस वक्त के हालातों में सुपरमैन भी अगर होम मिनिस्टर होता तो कुछ अलग नहीं कर पाता। अगर कोई भगवान का अवतार भी मिनिस्टर बन के आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पैगंबर भी होता तो भी कोई फर्क नहीं कर सकता था। वो हालात ही वैसे थे, वो हालात ही जहरीले थे। तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। थैंक यू सर। और इसी रिलेटेड प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कांग्रेस ने जो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बंड किया था, तो उसमें कौन थे और उनके साथ कौन थे उस वक्त? देखिए, जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब उनके पहले टर्म में ही पॉलिटिकली सरदार पटेल ने उनका विरोध किया। वो समझते थे कि सुभाष चंद्र बोस
कांग्रेस के रास्ते नहीं चलेंगे और कांग्रेस को गलत रास्ते ले जाएंगे, ऐसा शक उन्हें था। और इसीलिए सुभाष बाबू के पहली टर्म के नेतृत्व में ही सरदार पटेल ने उनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। जब दूसरी बार दोबारा वो चुन के आए तो जवाहरलाल नेहरू को भी ये होने लगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने आते ही ये प्रस्ताव रख दिया था कि हमें एक मिलिट्री विंग खड़ी करनी है और हमें एक मिलिट्री फाइट लड़ने की तैयारियां करनी पड़ेगी ब्रिटिश के खिलाफ, जो कांग्रेस के सिद्धांतों के विपरीत था। तो दूसरी टर्म के उनके इलेक्ट हुए जाने पर पंडित जी ने भी उनका विरोध किया और उन्होंने बापू को ये अल्टीमेटम दिया कि अब वो रहेंगे या हम रहेंगे, कांग्रेस हम तीनों के साथ नहीं चल सकती। बापू को भी ये लगा कि सुभाष बाबू कांग्रेस को अलग रास्ते ले जाएंगे और बापू ने ये भी समझा कि अगर मैं सुभाष को कांग्रेस में रख लेता हूं तो उसकी जो महत्वाकांक्षा है उसको भी मैं दबोच दूंगा, ये मुझे अधिकार नहीं है। और उन्होंने समझा कि इसके उससे ज्यादा अच्छा ये होगा कि सुभाष अपना रास्ता चुन ले, और इसलिए जाके उन्होंने आखिर में कांग्रेस को वो अल्टीमेटम दिया कि नहीं, वो भले तुम्हारे बहुमत से चुन के आया हो लेकिन मुझे भी वो मंजूर नहीं है, सुभाष अपने रास्ते चला जाए, हम अपने रास्ते चले जाए। और वो होने के बावजूद ना नेताजी के मन में बापू के खिलाफ गुस्सा था, ना बापू के मन में नेताजी के खिलाफ कोई द्वेष था। उनका रिश्ता वैसे का वैसा चलता रहा। लेकिन बापू ने सरदार और पंडित जी दोनों के और कांग्रेस के सिद्धांतों को प्रमुखता देते हुए सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से हटने के लिए मजबूर कर दिया। और ये जरूरत थी उस वक्त, वो टिक नहीं पाते कांग्रेस में। अगर वो टिकते कांग्रेस में तो कांग्रेस को तोड़ देते, और अगर उस वक्त कांग्रेस टूट जाती तो आजादी की पूरी लड़ाई बिखर जाती। और वो साबित हो गया कि जब सुभाष बाबू निकल गए तो एक छोटा सा तबका ही उनके साथ बाहर गया, जिसने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। कांग्रेस पूर्ण स्वरूप में विभाजित नहीं हुई। जो बहुमत से वो चुने गए थे, वो बहुमत भी सुभाष बाबू के साथ नहीं गए। उस बहुमत ने भी ये तय किया कि नहीं, हम रहेंगे गांधी वाली कांग्रेस में। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। और ये सर बताया जाता है कि मतलब नेहरू और बोस में जितना संघर्ष था उतना उससे ज्यादा पटेल और बोस में था। ये सही बात है ना? ये नहीं बताया जाता कभी। क्योंकि आप देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस के प्रथम कार्यकाल में ही सरदार ने उनकी खिलाफत करना शुरू कर दिया, और सुभाष बाबू के बारे में अपने शक प्रदर्शित करना उन्होंने कभी हिचकिचाए नहीं थे सरदार। तो ये सबको जानकारी थी कि सरदार खिलाफ है सुभाष बाबू के खिलाफ। पंडित जी को भी ये डर था, क्योंकि देखिए सुभाष चंद्र बोस और पंडित जी समान वही थे, एक ही उम्र के थे। तो कांग्रेस के फ्यूचर लीडरशिप के बारे में भी दोनों को ये मालूम था कि वो प्रतिस्पर्धी होंगे। तो ये सारे पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है सर। और नेहरू और पटेल, इनका रिश्ता कैसे था? दोस्ती भरा था या दुश्मनी थी, ऐसे कुछ अभी दिखाया जाता है? दुश्मनी नहीं थी, मतभेद थे। मतभेद थे, और उनके मतभेद उस वक्त उभरे जब वो सरकार में आए। क्योंकि सरदार एक अपने जैसे मैंने कहा कि सरदार का मार्ग कट्टर था और नेहरू का मार्ग मॉडरेट था। तो स्वाभाविक है कि जब सरकार में दोनों एक साथ हो गए तो उनके बीच में मतभेद होना बहुत लाजमी था, कोई उसमें बड़ी बात नहीं थी। जो पॉलिटिकल मतभेद थे, दुश्मनी नहीं थी।
और तभी सरदार ने एक खत भी लिखा था नेहरू को, जब मतलब आज जो फैलाया जाता है सरदार और नेहरू के बारे में, उस वक्त वो वैसा ही फैलाया गया था। कुछ मतलब जिन्होंने आजादी के आंदोलन में सहभाग नहीं लिया, वैसी संगठन जैसे आरएसएस, हिंदू महासभा और ये, तो उन्होंने तभी भी फैलाया था कि सरदार और नेहरू अलग अलग मतलब एक दूसरे से अलग है और वो सुन नहीं रहे। तो तभी सरदार पटेल ने एक खत लिखा था नेहरू को कि हम अच्छे दोस्त हैं और ये जो फैला रहे वो गलत है। देखिए, तो वैसा तबका कांग्रेस में भी था, क्योंकि ये सारे जो कट्टर हिंदुत्ववादी थे उनके मूल कांग्रेस में ही थे। और आजादी के वक्त में भी ऐसे कई कांग्रेस नेता थे जो अंदरूनी हिंदू कट्टरपंथी थे, और उन्होंने भी ये सारी चीजें करना से कभी बाज नहीं आए। कट्टरपंथी विष फैलाने से वो कभी बाज नहीं आए। तो ये बहुत तब उस वक्त का था। और आरएसएस, हिंदू महासभा की आप क्यों बात करते हैं? वो तो विभाजन करने वाले ही लोग थे। वो अंग्रेजों की तोड़ो और सत्ता भोगो, वो जो नीति थी, उसके तो वारिस ये लोग हैं। उस लेगेसी को तो इन्होंने अपनाया है। आज भी वो वही कर रहे हैं, हमको बांट रहे हैं और बांट के अपनी सत्ता टिकाए रखते हैं। तो पॉलिटिक्स में भी जब थे तो पॉलिटिकली भी बांटना, अपने प्रतिस्पर्धियों को, अपने विरोधी विचारधारा के लोगों को बांटने की कोशिश करे, उसमें कोई ताज्जुब होने का सवाल नहीं है। देखिए, सांप मारने के लिए नहीं काटता, लेकिन जब जहरीला सांप काटता है तो अपने बदन में विष फैल जाता है और शायद उससे अपनी मृत्यु भी हो सकती है। तो आरएसएस का जो सांप है वो सांप्रदायिकता का विष ही फैलाएगा। हम उससे मरते हैं या उसका प्रतिकार करके जिंदा रहते हैं, वो हमारी क्षमता के ऊपर। वो सांप कुछ नहीं कर सकता, वो तो काट ही सकता है, और जब वो काटता है तो उसका जहर हमारे शहर में आ ही जाता है, शरीर में आ ही जाता है। वो उसका नेचर होता है। थैंक यू सर। और ये सेकंड लास्ट सवाल था कि आज आजाद भारत में सरदार की सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी निष्फलता आप किसे कहेंगे? मैंने बताया कि उनकी सबसे बड़ी सफलता हमें एक राष्ट्र के रूप में बनाने में थी, जहां उन्होंने हमको सबको बांध दिया एक राष्ट्र के स्वरूप में। और उनकी सबसे बड़ी निष्फलता ये थी कि विभाजन के बाद जो नरसंहार हुआ, जो अराजकता फैली, उसको वो रोक नहीं सके। एज होम मिनिस्टर, जिनके हाथों में पुलिस थी, वो कामयाब नहीं हो सके। और बापू की जो हत्या हुई, उसका भी अगर दोष होम मिनिस्टर पे जाता है तो वो स्वाभाविकता, नेचुरली उनके सर जाता है। लेकिन आजाद भारत के होम मिनिस्टर के नाते जो उन्होंने अचीव किया वो माउंट एवरेस्ट है, और जो उनकी निष्फलताएं थी वो एक सामान्य सा डोंगर है। तो उसमें जो फर्क है, वो बीच का जो फासला है, वो उनकी महानता, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और सरदार